कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए 12th क्लास आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उस मॉडल सेट में आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आपसे डिस्कस करूंगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि कला विषय के अधिकतम सब्जेक्ट्स को मैं कवर कर सकूं। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको फौरन सूचना मिल जाए। तो मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस 2023 के लिए जो मॉडल सेट जारी हुआ है उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत यानी ठंडा, शीत युद्ध, ठंडा युद्ध। तो आप ये जान लीजिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको अधिकतम 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो शीत युद्ध ऐसा युद्ध जिसमें केवल वाक्य युद्ध होता है, तनाव बना रहता है, युद्ध का भय बना रहता है, किंतु वास्तविक युद्ध नहीं होता है, ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर सोवियत संघ के विघटन के काल को शीत युद्ध के काल के रूप में जाना जाता है। तो शीत युद्ध ऐसा युद्ध जिसमें केवल वाक्य युद्ध होता है, तनाव बना रहता है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है, युद्ध का संकट मंडराता रहता है, लेकिन वास्तविक युद्ध कभी नहीं होता है। दोनों ही पक्ष केवल युद्ध की तैयारी करते रहते हैं। तो ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। संक्षेप में आप केवल इतना लिख सकते हैं कि ऐसा युद्ध जिसमें केवल वाक्य युद्ध होता है, तनाव व्याप्त होता है, किंतु वास्तविक युद्ध नहीं होती है, ऐसे युद्ध को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रश्न काल क्या है। आप में से अधिकतर बच्चे परीक्षा के बाद पॉलिटिकल साइंस में ये कहते हैं कि बहुत सारे प्रश्न 11वीं कक्षा के थे या हमारे सिलेबस के बाहर के थे। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस में 12वीं कक्षा में भी आपको जो करंट अफेयर्स, समसामयिक मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न काल तो हमेशा चलता रहता है। पार्लियामेंट में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको 11वीं कक्षा के प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं। प्रश्न काल क्या है? तो संसद में जो पहला 1 घंटा होता है, प्रारंभिक घंटा जो होता है, संसद के कार्यकाल, लोकसभा या राज्यसभा के जो सदन जो है, तो सदन की बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नकाल होता है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदन की बैठक का प्रथम घंटा, पहला घंटा, आरंभिक घंटा, ये प्रश्नकाल होता है, जिसमें संसद का कोई भी सदस्य संबंधित विभाग के मंत्रियों से या सरकार से प्रश्न करता है और उसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। ये प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, और दूसरा अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न को कहते हैं जो मौखिक पूछा जाता है और मंत्री जी के द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न को कहते हैं जो लिखित पूछा जाता है और संबंधित विभाग को 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है
और इसका उत्तर भी लिखित रूप में दिया जाता है। तो प्रश्नकाल लोकसभा या राज्यसभा के बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सदस्यों के द्वारा संबंधित विभाग या संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है, जनहित के मुद्दे से रिलेटेड, राष्ट्रहित के मुद्दे से रिलेटेड, उस विभाग के मुद्दे से रिलेटेड ना। तो प्रश्नकाल संसद के दोनों सदन के बैठक के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें संसद के सदस्यों के द्वारा संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये प्रश्न दो तरह के होते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न लिखित पूछे जाते हैं और इसका उत्तर भी लिखित में देना होता है। अब इसको दुर्भाग्य कहें कि भारत में प्रश्न काल का लगभग 60% समय हो हल्ला में बर्बाद हो जाता है। संसद का जैसा आप लोग देखते होंगे, तो खैर उसको आंसर में हम लोग नहीं ला सकते हैं। अब हम समानता को परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन, समानता सामाजिक संदर्भ की बात है। समानता ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें समाज में सभी को समान दर्जा प्राप्त हो, किसी के साथ जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो और समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमता बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति को समानता कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, दल बदल का क्या अर्थ है? दल बदल भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य रहा है कि भारतीय राजनीति में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग दल बदलते रहते हैं। दल बदल का अर्थ ये होता है कि जब कोई प्रत्याशी किसी चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किसी दल विशेष के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद अपने निज स्वार्थ के लिए या किसी भी कारण से उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो इसको दल बदल कहते हैं। भारत में दल बदल एक राजनीतिक बुराई के रूप में इस तरह से पनप चुका है कि कभी भी किसी भी सरकार के सदस्य का जोड़ तोड़ किया जाता रहा है, लेकिन उस पर दल बदल विरोध अधिनियम लाकर कुछ अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। तो उसका जब मैं क्वेश्चन करूंगा दल बदल को रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया है, तो उस पर डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए दल बदल का क्या अर्थ है। तो दल बदल का अर्थ यह है कि जब कोई राजनीतिक दल का प्रत्याशी किसी विशेष दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में जाता है, मतदान के बाद जीत जाता है और जीतने के बाद अपने उस पूर्व दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो इसको दल बदल कहते हैं। लेकिन दल बदल को रोकने के लिए भी सरकार ने प्रयास किया है, मगर उस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी सिर्फ दल बदल का यहां पर क्वेश्चन है। तो दल बदल ऐसी राजनीतिक स्थिति जिसमें कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतता है और जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल के किसी दूसरे दल में चला जाता है अपने निज स्वार्थ के लिए, तो उसको दल बदल कहते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय सामाजिक व्यवस्था का नाम है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें किसी के साथ वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जाता है, सामाजिक समरसता रहती है,
सबों को समान अवसर मिलता है और समाज में ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं होता है, तो ऐसी व्यवस्था को सामाजिक न्याय कहते हैं। राजनीतिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है, आर्थिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। तो सामाजिक न्याय एक सामाजिक अवधारणा है, एक सामाजिक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। किसी के साथ वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पंचशील क्या है? भारत चीन का पड़ोसी राज्य है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति मित्रवत रिश्ता चाहता है। इसीलिए 1949 में जब चीन को स्वतंत्रता मिली तो सबसे पहले भारत ने चीन के साम्यवादी सरकार को राजनीतिक मान्यता प्रदान की। भारत के सहयोग से ही चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने में कामयाब हुआ। भारत ने अच्छे पड़ोसी होने का जो सबूत दिया, उसके बाद 1954 ईस्वी में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत आए थे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक द्विपक्षीय संधि हुई थी, जिसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 मुद्दों पर सहमति बनी थी। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं देंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करेंगे, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह स्थिति बनाए रखेंगे, है ना, और परस्पर सहयोग की भावना विकसित करेंगे। तो ये 5 मुद्दों पर चाओ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच 1954 ईस्वी में जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, उसी को पंचशील समझौता कहा जाता है। अब 7वां क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन का मतलब जानते हैं? एक रस्सी को हम एक दीवार से दूसरी दीवार तक ले जाना चाहते हैं। रस्सी छोटी है तो हम उसमें गांठ बांधते हैं और गांठ बांध के 2 रस्सी को गांठ बांध के दोनों दीवार तक ले जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति है गठबंधन की सरकार। गांठ बांध के संख्या बल पूरा किया जाता है। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत का आंकड़ा होना जरूरी है। अगर किसी राजनीतिक दल को जितने सीटों पर चुनाव होता है विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए, उसका आधा से अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो वो अकेले सरकार बना सकती है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल को अकेले बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक दल मिलकर गठबंधन करते हैं, गठबंधन का एक नाम देते हैं और उस गठबंधन के द्वारा जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उसको प्राप्त करते हैं और गठबंधन के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। तो ऐसे सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और कई राजनीतिक दल मिलकर आपस में गठबंधन करते हैं और गठबंधन के द्वारा बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करते हैं और सरकार का गठन करते हैं, तो ऐसे सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार अपना एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषित करते हैं, उसके अनुरूप काम करते हैं। गठबंधन की सरकार की विशेषताओं पर, इसके गुण और दोष पर भी हम आगे चर्चा करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गठबंधन के सरकार का परिभाषा देना है और 2 नंबर के सवाल में हमारे पास बाध्यता है कि 50 से 60 शब्दों में ही उत्तर देना है, इसलिए सटीक केवल उत्तर तक अपने को सीमित रखना है।
तो गठबंधन की सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसमें किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और कई दल मिलकर गठबंधन का आंकड़ा प्राप्त करते हैं, गठबंधन का नाम रखते हैं और सरकार का गठन करते हैं, तो ऐसे सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। ये अपना साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषित करते हैं जिस पर सभी दलों की सहमति होती है। अब आइए 8वां क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है या न्यायिक पुनर्अवलोकन क्या है। न्यायिक पुनर्अवलोकन न्यायालय को प्राप्त एक शक्ति है जिसके आधार पर वो जनहित का संरक्षण करती है। यदि विधायिका कोई विधान बनाती है, कार्यपालिका कोई आदेश जारी करती है या प्रशासन ऐसा कोई कार्य करती है जो जनहित के विरुद्ध हो या संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं हो, तो न्यायालय के समक्ष अवलोकन के लिए जब वो मामला जाता है तो न्यायालय उसकी जांच करती है कि ये संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है अथवा नहीं, और न्यायालय अगर वो आदेश या वो विधान संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं होता है तो न्यायालय उसको निरस्त कर सकती है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन न्यायपालिका को प्राप्त एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर न्यायपालिका जनहित के मामलों में जनहित का संरक्षण करती है। कार्यपालिका के द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश, विधायिका के द्वारा पारित विधान या प्रशासन के किसी आदेश के न्यायिक पक्षों की जांच करती है और इस बात की पुष्टि करती है कि वो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है अथवा नहीं। अगर मूल ढांचे के अनुरूप है तो उसको सहमति प्रदान करती है और अगर मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है तो न्यायिक पुनर्अवलोकन में उसको निरस्त किया जा सकता है या उसमें संशोधन के लिए सरकार को निर्देशित किया जाता है। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन न्यायालय को प्राप्त एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर न्यायालय कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासन के द्वारा पारित आदेश, अध्यादेश या आदेश या अध्यादेश की जांच करती है और जांच के उपरांत अगर संवैधानिक हो तो उसको पारित होने देती है, अन्यथा उसको रोक देती है। क्षेत्रीय दल क्या है? क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता की शर्तें क्या है? क्षेत्रीय दल ऐसे राजनीतिक दल को कहते हैं जो किसी विशेष सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करती है। क्षेत्रीय दल आमतौर पर राज्य स्तरीय दल के समतुल्य होती है। पहले तो एक राज्य में कई क्षेत्रीय अवधारणाएं थी, जैसे बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जब झारखंड भी बिहार में था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो क्षेत्रीय दल थी, लेकिन अब वो राज्य स्तरीय दल है झारखंड में। तो क्षेत्रीय दल ऐसे दल को कहते हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जो किसी विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र का नेतृत्व करती है और उनके समस्याओं के लिए लगातार अग्रसर रहती है, तो ऐसे दल को क्षेत्रीय दल कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कुल मतदान का 6% मतदान अगर किसी दल को प्राप्त होता है तो उसको उस क्षेत्र के क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। तो ये बहुत आम सा क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हर आदमी के लिए पर्यावरण एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। पर्यावरण संरक्षण का सबसे पहला उपाय ये है कि हम उद्योगों में ये नियंत्रण रखें कि उद्योगों के द्वारा कम से कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो और जो उद्योगों से कचरा निकलता है उसको शोधन के बाद ही नदियों में प्रवाहित किया जाए। दूसरा, गाड़ी का यथासंभव कम से कम मोटर गाड़ी का प्रयोग किया जाए और मोटर गाड़ी में लेड रहित पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, गैस का इस्तेमाल किया जाए या इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होगा।
अध्यादेश क्या है? अध्यादेश कहते हैं मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उसको अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश तब पारित होता है जब सदन की बैठक स्थगित रहती है। सदन की बैठक हो रही है, सदन का सत्र चल रहा है, तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय किसी मुद्दे पर कानून का लाना आवश्यक हो जाता है, तो मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा जो विधान जारी किया जाता है, जो शासकीय आदेश दिया जाता है, उसको अध्यादेश कहते हैं। आज का वीडियो चूंकि काफी लंबा हो रहा है, इसलिए यही 11 नंबर क्वेश्चन तक हम रहने देते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में जो बहुत जल्द हम डालेंगे उसमें इसके आगे के क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्नों के 11 इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की, जो इस साल के 2023 के पॉलिटिकल साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार मैं 100 पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा और इसी प्रकार 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करूंगा, और ऐसा मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आदि विषयों का भी वीडियोस डालूंगा और इससे आपको फायदा होगा। 12th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं कला के, उन सबों को फायदा होगा। इसलिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी कहें। आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि आपके साथ बाकी छात्रों का भी भला हो सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभकामनाएं।